नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग चिल्ड्रन। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, लेक्चर नंबर 4 अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। देखो हमने कूलम लॉ का जो स्केलर फॉर्मेट था वो हमने कर लिया था। आज हम वेक्टर फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है मेरा पोजीशन वेक्टर r1 ऑफ माय चार्ज q1। ये है पोजीशन वेक्टर r2 ऑफ माई चार्ज q2। दोनों मेरे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो कि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे भाई। ठीक है, तो रिपेल करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो इस पे इधर रिपल्शन लगेगी, इस पे इधर रिपल्शन लगेगी। ठीक है, तो इसको नाम ले लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, और इसको बोलते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, क्या नाम दिया हमने और क्या बोलते हैं इनको बेटा, ये लिख देता हूं मैं आपके लिए। F12 इज फोर्स ऑन Q2, जो पहले लिखा होता है Q1, जो पहले लिखा होता है उसके ऊपर फोर्स दूसरे वाले के कारण, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, एंड फोर्स टू 1 is equals to force on Q2 due to Q1, right? And R1 and R2 are my position vectors, जो आपको 11th में आपने पढ़े थे। ठीक है, ओके, अब इसको नाम दे देते हैं, ये जो वेक्टर होगा, ये जो मेरा वेक्टर है, दिस इज R12, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, सो व्हाट इज R12 वेक्टर? R12 वेक्टर इज माय position of Q1, position of Q1 charge with respect to Q2 charge। ठीक है, अब आपको देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ग्रेड 11 आपको याद होगा। ठीक है, जो बोलता है इफ एनी टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट। तो उसी को अगर मैं फॉलो करता हूं तो R2 प्लस R12 विल बी इक्वल टू R1। देखो ये ऑर्डर सेम है R2 का और R12 का, यहां दिखा देता हूं, फिर उसका इरेज कर देंगे हम। ये R2 का ऑर्डर और ये R12, दोनों का ऑर्डर सेम है, देन रिजल्टेंट विल बी दी थर्ड साइड टेकन इन दी ऑपोजिट ऑर्डर R1। देखो ये ट्राइंगल है, यहाँ पे भी ये R1 है, ये R2 है, ये R12 है, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है। तो इस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को रिकॉल करते हुए देखें तो R12 देता हूं, R2 प्लस R12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी R1 हो जाएगी, राइट? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू R1, तो यहां से मेरा R12 क्या आ जाएगा, R12 विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2। ये मैंने आपको ग्रेड 11 की रिकॉलिंग कराई है। ठीक है, ग्रेड 11 की रिकॉलिंग कराई है। डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। R12 की वैल्यू हो जाएगी मेरे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखो अगर ये R12 है तो एनी वेक्टर यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन विल बी R12 कैप। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं वेक्टर इधर बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, R21 कैप हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन, R21 कैप। कोई डाउट नहीं यहां तक? अब देखो
हमें पता है हम किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वेक्टर f is always written as we know that vector f, कोई वेक्टर हो, is always written as उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन. दिस इज जनरल फॉर्मेट टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर. जैसे हमने लिखा वेक्टर f इज इक्वल टू 10 i कैप, तो उससे हम क्या समझते हैं कि भाई एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है, डायरेक्शन आई कैप में है, प्लस एक्स एक्सिस में. अगर मैं लिखा वेक्टर v वेलोसिटी इज इक्वल टू 100 j कैप, मतलब क्या उसका मैग्नीट्यूड 100 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी है तो डायरेक्शन y में है. तो फॉर्मेट क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखते हैं. तो अब अगर F21 की बात कर लेता हूं मैं, तो F21 क्या है, फोर्स ऑन दिस चार्ज. और कूलम लॉ हमने पढ़ा हुआ है स्केलर फॉर्मेट में. F21 वेक्टर विल बी इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड इनटू F, एक यूनिट वेक्टर जो F21 की डायरेक्शन में हो. F21 किधर है, F21 इधर है. यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन कौन सा है, R21 है. F21 के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा मेरा, R21 है. तो इसकी तो वैल्यू पता लगी मेरे को कि भाई F21 की वैल्यू क्या लूंगा मैं, R21 कैप लूंगा, R21 कैप लूंगा. और ये भी हमने पढ़ा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज हाउ मच, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. अब डिस्टेंस मीन्स इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना. अब इसको R21 लिखूं या R12 लिखूं, ये तो लेंथ है, ठीक है ना. अगर मैं R21 भी लेता तो ये हो जाता मेरा R21. दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर, ये मेरी इसकी वैल्यू आ गई, राइट. तो मेरे पास F21 कितना हो गया, F21 मेरा हो गया है F21 वेक्टर इज इक्वल टू दिस इनटू R21 कैप. ये मेरे आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर इनटू R21 कैप. दो बातें आपको याद रखनी है, दो बातें आपको याद रखनी है. क्या कि अगर यहाँ देखो 21 है तो यहाँ भी 21 ही होना चाहिए, ठीक है, पहली बात. और दूसरी बात क्या है कि अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ कैप ही होना चाहिए, ठीक है. ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं बेटा. देखो हमने क्या पढ़ा अभी कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड जो था K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, R21 कैप. अब मुझे एक और बात मालूम है वेक्टर्स की नॉलेज से कि एनी यूनिट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. आई विल रिप्लेस R21 कैप विद R21 वेक्टर अपॉन R21 मैग्नीट्यूड, ठीक है. क्या आ जाएगा मेरे पास, K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, ठीक है. देखो अब एक क्यूब हो जाएगा, इसको लिख देंगे K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर. ये मेरी क्या हो गई है, दिस इज माई F21. देखो मैंने क्या कहा था आपको, क्या याद रखना आपको कि अगर वहां यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ कैप था, अगर यहाँ क्यूब आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया है, वेक्टर आ गया है. ये मेरी सेकंड फॉर्मेट है, ये मेरी क्या है, मेरी सेकंड फॉर्मेट है. दिस इज माय सेकंड फॉर्मेट. अब थर्ड एक और फॉर्मेट होती है, थर्ड फॉर्म भी निकालनी है मुझे, तो आई विल ओपन दिस. व्हाट इज R21? R21 क्या था मेरा, देखो भाई R21 क्या था मेरा, R12 क्या था, R1 माइनस R2, तो R21 क्या हो जाएगा, ऐसे ही R21 मेरा हो जाएगा
R2 minus R1, right? I'll use this. R21 will be equal to R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अब मैं इस और तो मैग्नीट्यूड ऑफ R21 भी क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो मेरी जो थर्ड फॉर्मेट है वो क्या बन जाएगी, F21 is equals to K Q1 Q2 upon magnitude of R2 minus R1 का क्यूब ब्रैकेट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हो जाएगी मेरी थर्ड फॉर्म। तो कूलम्ब लॉ ऑफ इन वेक्टर फॉर्म में लिखने के 3 फॉर्मेट हैं। ये है मेरा थर्ड फॉर्मेट, ठीक है। ये सेकंड फॉर्मेट है और फर्स्ट फॉर्मेट क्या था, अगर सेम पेज पे कॉल करूँ तो फर्स्ट फॉर्मेट था मेरा F21 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का R21, अगर यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पे कैप था। ये मेरी फर्स्ट फॉर्म थी। तो मैंने तीनों फॉर्मेट एक ही पेज पे लिख दिए। फर्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मेट। अब इसी वेक्टर को मैंने खोला R21 कैप को R2 वेक्टर अपॉन R21 का क्यूब, सॉरी R2 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, तो मेरी ये फॉर्मेट आ जाएगी, ठीक है। अब R21 को ओपन करूंगा तो ये फॉर्मेट हो जाएगी। तीनों फॉर्मेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन के लिए, और थर्ड फॉर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें न्यूमेरिकल के लिए हेल्प करती है। थर्ड फॉर्मेट हमें क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे अभी एक दो एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तीनों फॉर्मेट देख लीजिए एक बार, ठीक है, क्या जाना चाहिए। अब देखो हमने क्या निकाला, देखो हमने अभी तक क्या निकाला है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर सेम तरीके से मैं इसको निकालना चाहूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो क्या करूंगा, सेम चीज अप्लाई होंगी ना। तो अगर मैं बिना देखे लिख दूं तो क्या लिखा जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगी बेटा, तीनों फॉर्म। पहली फॉर्म क्या थी, K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 का स्क्वायर R12 कैप। ध्यान दो मैंने कहा था कि अगर यहाँ आप 12 है तो यहाँ 12 लिखोगे, यहाँ कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज क्या है, वो मैग्नीट्यूड है, वो R21 का और R12 का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, ठीक। सेकंड फॉर्मेट क्या थी, ये मेरी फर्स्ट फॉर्मेट थी। सेकंड फॉर्मेट क्या थी, F12 क्या हो जाएगा मेरा, K Q1 Q2 अपॉन R12 और R12। सेकंड फॉर्म में यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे वेक्टर था। और थर्ड फॉर्मेट क्या थी बेटा, F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब ब्रैकेट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये मैंने तीनों फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ फिर से एक पेज पे लिख दी है, बट नाउ ऑन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिख दी मैंने, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मेट जो आपको एकदम याद होना चाहिए। दिस इज योर सेकंड फॉर्मेट, डेरिवेशन के अलावा भी अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्टली व्हाट इज द सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो आपको तीनों फॉर्मूले एकदम टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तीनों फॉर्मूले आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए, डेराइव करने की जरूरत ना पड़े। एमसीक्यू अगर सॉल्व करने कंपटीशन देना है अगर, तो यू शुड बी रिमेंबरिंग ऑल दिस फॉर्मूला ऑन योर टिप्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू वन मोर थिंग, लेट्स सी डायग्राम में देखो, R21 एंड R12 यूनिट वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 1 यूनिट का, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। एग्जैक्टली क्या है, ऑपोजिट है। तो आई कैन राइट R21
कैप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R12 कैप, ये मैं लिख सकता हूं, है ना बेटा। तो इसी चीज को अगर मैं यहां अप्लाई करता हूं, देखो अगर मैं इस फॉर्मूले में लिखता हूं, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, देखो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। मैंने कहा था यहाँ 1 2 लिखूं या 2 1 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो 2 1 लिख के देख लेता हूं मैं, बिकॉज मैग्नीट्यूड है वो, तो 2 1 का स्क्वायर। अब मैंने बोला 1 2 कैप की जगह नेगेटिव ऑफ R21 कैप लिख सकता हूं मैं, R21 कैप लिख सकता हूं। तो ये क्या बन गया बेटा, अगर माइनस साइन को मैं बाहर लिख देता हूं तो इसको लिखता हूं K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, दिस इज माई F12। तो इसको भी एमसीक्यू में पूछ सकता है वो, आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, विद अ नेगेटिव साइन। यहाँ 1 2 है तो यहाँ 1 2 आना चाहिए पॉजिटिव साइन के साथ, और अगर यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 आ गया, कैप में स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, नेगेटिव साइन आना चाहिए। बट ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, दिस इज नथिंग बट F21 नेगेटिव, दिस इज F12 यहां से मुझे क्या पता चलता है, व्हाट डज दिस शोज, दिस शोज दैट कूलम्बिक फोर्सेस फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस शोज दैट, दिस प्रूव्स दैट कूलम्बिक फोर्सेस आर फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, दिस प्रूव्स दैट कूलम्बिक फोर्सेस फॉर्म्स action reaction pair, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्लियर होगी बात, तीनों फॉर्म एक ही बोर्ड पे हैं, कूलम एक्शन रिएक्शन पेयर फॉलो करता है नहीं करता है, कूलम्बिक फोर्सेस वो भी सामने है, अब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए कूलम्बिक फोर्स के बारे में एक बात और बोल देता हूं, देयर आल्सो टर्म्ड एज सेंट्रल फोर्सेस, व्हाई, बिकॉज दे ऑलवेज एक्ट्स द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एंड फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ऐसी कोई भी फोर्स जो इन दोनों को फॉलो करेगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। तो कूलम्बिक फोर्सेस आर आल्सो सेंट्रल फोर्सेस। डन, ये हमारा पूरा क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है। अब ये फॉर्मेट कैसे आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करता है, इसके लिए हम 2 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखो, देखो इसी सवाल देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन लिखो, मान लो ये चार्ज है 1 कूलम का, ये दूसरा चार्ज मान लो 3 कूलम का, ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको दिए हैं, इसको मान लो आप 1,2, इसके मान लो आप 2,0, ठीक है। मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं 1 कूलम के और 3 कूलम के, और मैंने आपसे पूछा फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज या 3 कूलम चार्ज, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन 3 कूलम चार्ज। अब अगर मैं कॉमन सेंस से डायग्रामेटिकली ड्रॉ करूं तो वो तो मुझे दिख रहा है सर, ऐसी होगी भाई, 1 कूलम चार्ज जो है 3 कूलम को इधर कहीं रिपेल कर रहा होगा विद फोर्स, ठीक है ना। बट एग्जैक्टली मुझे डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आई विल बी यूजिंग माई वेक्टर फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्म क्या कहता है कि आपको, आप पहले सबसे पहले स्टेप क्या करिए, आप किसी को Q1 और किसी को Q2 मान लीजिए। सपोज करो मैंने इसको बोला Q1, मैंने इसको बोला क्या Q2, तो मुझे एज पर द क्वेश्चन क्या निकालना है बेटा, मुझे एज पर द क्वेश्चन निकालना है फोर्स ऑन 3 कूलम ऑन माई Q2। तो फॉर्मूला मुझे क्या था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मैंने कहा था आपको याद होना चाहिए, क्या हो जाएगा K
Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना। तो अब ये मुझे अगर फॉर्मूला याद है तो मुझे उसके बाद चेक करना है कि मेरे पास क्या क्या है और मुझे क्या क्या चाहिए। मेरे पास R1 R2 नहीं है, मेरे पास R1 R2 नहीं है, बट क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स तो दे रखे हैं ना, तो वहां से मैं R1 R2 निकाल लूंगा। मेरा Q1 चार्ज मैंने 1 कूलम को माना है, तो मेरा R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ये है 1,2, तो 1 I कैप मतलब I कैप प्लस 2 J कैप। R2 वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, मैंने 2 चार्ज इसको माना है 3 कूलम वाले को, तो 2 I कैप। अब चाहिए R2 माइनस R1, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कितना हो गया, 2 I कैप माइनस I कैप इज I कैप माइनस 2 J कैप। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 कितना हो गया, ये हो गया अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट 5 चला गया ये, ठीक है। तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। Q1 Q2 मुझे पता था 1 and 3 दे रखे हैं, तो यहाँ से आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन माई 2 ड्यू टू 1 की वैल्यू बनती है K इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 1 कूलम, Q2 3 कूलम अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आया 5 की पावर 1/2 का क्यूब करना है इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मतलब I कैप माइनस 2J कैप, ठीक है। दिस इज योर आंसर। और सिंप्लीफाई करना है तो ये कर सकते हो, वरना कोई जरूरत भी नहीं है। 9 3 27, 27 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 5 की पावर 8 क्या हो जाएगा 3/2 I कैप माइनस 2J कैप। दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 and this is your answer. This is how you will be using the vector form of Coulomb's law. This is how you will be using the vector form of Coulomb's law. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो अब आप, इफ 1 माइक्रो कूलम, या 1 नहीं लेते, काम करते हैं 10 में नहीं लेते ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहे। इफ 100 माइक्रो कूलम and 1000 माइक्रो कूलम are placed at 1, 1, 1 and 2, 2, 1 respectively, या 2, 2, 2 ही ले लेते हैं, 2, 2, 2 respectively, then find force on 100 माइक्रो कूलम चार्ज, ठीक है। ठीक है बेटा, पॉज कर लीजिए एंड ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को। चलो अब देखो कैसे करना है। पहले मैं दोनों चार्ज को लिख लेता हूं। मेरा पहला चार्ज कौन सा है, 100 माइक्रो कूलम चार्ज है। मेरा दूसरा चार्ज कौन सा है, 1000 माइक्रो कूलम चार्ज है, ठीक है। अब क्या हो, एक सेकेंड, चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। मेरा 100 माइक्रोकूलम चार्ज देखो रख लिया मैंने, इसको मानना पड़ेगा Q1, एक को मान लो Q2, ठीक है। मैं एक को Q1 मान लेता हूँ, एक को Q2 मान लेता हूँ। और Q1 अगर इसको माना है तो इसकी पोजीशन क्या है 1, तो इसका पोजीशन वेक्टर R1 क्या हो जाएगा, I कैप प्लस J कैप प्लस
के कैप, और मेरे इसका कोऑर्डिनेट अगर ये है तो यहाँ से मेरा पोजीशन वेक्टर R2 क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है फोर्स ऑन 100 कूलम, मतलब फोर्स ऑन Q1 निकालना है। तो F1 ऑन ड्यू टू 2 निकालना है, मुझे निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मुझे निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सो इट विल बी इक्वल टू एज पर द फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। राइट, सही कर रहे हैं ना। फोर्स ऑन 100 कूलम उसको 1 माने, ठीक है। तो मेरे पास R1 है, मेरे पास R2 है, यहीं से आई विल फाइंड R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा मेरा, मेरा हो जाएगा ये माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, मतलब √3। ठीक है, दोनों वैल्यूज ये और ये फॉर्मूले में डालता हूं अपने। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9, Q1 100 इंटू 10⁻6 माइक्रोकूलम है, Q2 1000 इंटू 10⁻6 के Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो मतलब 3 की पावर 1/2 का क्यूब इंटू माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ये हमारा आंसर आ गया, सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, करने का मन हो या डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 5 और 9 14 5 और 9 14 और ये 12 था, तो ये पूरा कट जाएगा, ये बचेगा 9 इंटू 10⁻2 बचेगा अपॉन 3 की पावर 3/2 माइनस साइन बाहर लेता हूँ, ये हो जाएगा फिर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब फोर्स ऑन 100 माइक्रोकूलम चार्ज अप्लाइड बाय माय 1000 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, आंसर मेरे पास आ गया है एग्जैक्ट। ये तो 2 चार्ज की बात थी, अगर 2 से ज्यादा भी चार्ज होते हैं तो भी हमारे लिए, और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे, देखो इट्स बेटर, आपको कैसे पता लगा वेक्टर फॉर्म यूज करूं ना करूं। सबसे पहली बात तो आपसे पूछेगा फोर्स, वो आपको ये नहीं बोलेगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बिकॉज मैग्नीट्यूड के लिए बिना वेक्टर फॉर्म की बात बन जाएगी। जहां भी लिखा हो फाइंड द फोर्स, तो मतलब आपको 100% किस में जाना होगा, वेक्टर फॉर्मेट में ही जाना होगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेट दे रखे हों फिर तो समझ जाओ, फिर तो पूरा हिंट दे रहा है आपको कि भाई आपको वेक्टर फॉर्म ही यूज करना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको, आपने ऐसा क्वेश्चन किया भी हुआ है, लेकिन वो उस टाइम पे आपसे पूछा था मैग्नीट्यूड, अब आपसे पूछ लेगा फोर्स। दिस इज माय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। नाउ इफ आई से दैट 3 चार्जेस, ये 2 कूलम एंड से इसको -2 कर लेते हैं 1 कूलम। ठीक है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट द साइड बी से R R R, एंड याद करो ऐसा सवाल आपने किया था, मैंने पूछा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन 1 चार्ज 2 चार्ज, किसी भी पूछ लिया था, बट अब की बार मैं पूछ रहा हूं फाइंड द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, मतलब आपको डायरेक्शन भी बतानी है, आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। चलो ट्राई करो बेटा, ट्राई करिए। देखो मेरा सबसे पहला स्टेप, मुझे क्या पूछा, नेट फोर्स पूछा है, मेरे से मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, तो आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट डायरेक्शन एज वेल। तो
देखो ये मुझे पता है कि ये चार्ज जो है ये इसको रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और नेट फोर्स इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन आएगा, वेक्टर सम आएगा, यहां कहीं आएगी एफ नेट। ठीक है ना। तो सबसे इजीएस्ट वे रहता है कि अगर ये मान लो यहाँ तो इक्विलेटरल है, कोई इक्विलेटरल ना हो, कुछ और कहानी हो, मान लो ये दोनों मेरे चार्जेस अलग अलग हो, तो बेटर है कि आप सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, R1 R2 R3 लिखो, उसके हिसाब से वेक्टर फॉर्म में प्रोसीड करिए आप। ठीक है, तो लेट अस राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द चार्जेस फर्स्ट, उस तक हमारे लिए फिर इजी रहेगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 0, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, R, 0, 0। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, शायद मैथ्स वाले बच्चे तो फिर भी कर लें, बायो वाले बच्चों को बताना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं। क्या है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, क्या है बेटा, r/2, बिकॉज ये कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर पे, और y कोऑर्डिनेट क्या है, √3/2r। ठीक है, ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2a होता है। ठीक है, याद होना चाहिए बायो वाले बच्चों, याद कर लीजिए आज के बाद से, ऑल्टीट्यूड ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2a। कोऑर्डिनेट्स अब आ गए हैं। नाउ आई विल फाइंड फोर्स, इसको मैं 1 बोल लेता हूं, इसको मैं 2 बोल लेता हूं। ठीक है, आई विल फाइंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अब डायरेक्ट कर लूंगा, अब आपको आ गया है तो हो जाएगा k, अब चलो अभी k लिखते हैं, k q1 q2 अपॉन मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो r/2 माइनस 0 i कैप प्लस 3√2/r माइनस 0 i कैप का क्यूब हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ, चलो कर लेते हैं, अलग से करना ही पड़ेगा भाई, ये तो ऐसे नहीं कर पाओगे आप, बहुत सारे जो बायो वाले बच्चे हैं वो थोड़े कंफ्यूज जाएंगे, तो ठीक है लिख देता हूँ भाई उनके लिए भी। r1 की वैल्यू क्या है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ऑल तो पता है मैग्नीट्यूड लेंथ तो r ही रहेगी ना यार, बट फिर भी आपको आई जे के में फोर्स लिखनी तो लिख के बता रहा हूँ, वरना मैग्नीट्यूड मुझे पता आधी रहेगा। और r2 क्या है, r/2 i कैप प्लस √3/2r j कैप। फोर्स ऑन 2 निकालनी है तो r2 माइनस r1 भी निकाल लेता हूँ, r2 माइनस, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो दिस माइनस दिस क्या बचेगा, r/2 i कैप ही बचेगा, प्लस यहाँ भी √3/2r j कैप ही बचेगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, डायरेक्ट r लिख दूं क्या, अगर कंफ्यूजन है तो लिख सॉल्व कर देता हूँ, बट मैग्नीट्यूड तो r ही है यार, लेंथ तो r ही है, √3/2 r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लो r²/4 प्लस 3r²/4। ठीक है, क्या हो जाएगा, r² प्लस 3r²/4, 4r²/4, अब तो r लिखने दो यार, तो ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड r आ गया, जो मुझे दिख ही रहा था, खामखा मैंने किया, अगर आप कर रहे हो डायरेक्ट r लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दिख रहा है आपको, बट पहले मैंने जिस फॉर्मेट से मैंने कराया आपको वही बता रहा हूँ बस, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं इसकी पूरी सॉल्व करने की, आपको दिख रहा है मैग्नीट्यूड r है तो r लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगी मेरी, k q1 कितना है, 2 कूलम, k q1 q2 अपॉन r क्यूब, मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू r/2 i कैप प्लस √3/2 j कैप। ठीक है, अब एग्जैक्टली सेम तरीके से आप इसको मान लो चार्ट नंबर 3, अब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 निकाल लेते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, आप निकाल लेना, k q1 q2 अपॉन मैग्नीट्यूड का क्यूब। देखो एक बात शायद आपको याद ना हो,
कि जब हम यहाँ ये लिखते हैं, ये फॉर्मेट लिखते हैं, इस फॉर्मेट में याद करो, इस फॉर्मेट में ये टर्म क्या थी, ये टर्म होता है मैग्नीट्यूड, ये टर्म होता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैं -2 नहीं लूंगा, ठीक है, बिकॉज आई एम राइटिंग, मुझे याद करो मैंने लिखवाया था F21 वेक्टर, क्या लिखवाया था, मैग्नीट्यूड ऑफ F21 वेक्टर इनटू उसकी डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड था, तो यहाँ पे मुझे साइन का चिंता नहीं करनी है कि प्लस लो माइनस नहीं लेना है, सारे 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 क्या लेने हैं, पॉजिटिव साइन ही लेके चलने हैं, ठीक है। तो F23 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू, अब देखो R माइनस R/2 इज R/2 ओनली, R/2 आई कैप, 0 माइनस √3/2 है, ये हो जाएगा माइनस √3/2 जे कैप। ये दोनों फोर्स हमारी आ गई हैं। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, क्या था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या बोलता है, वो कहता है फोर्स ऑन एनी चार्ज 2 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों को का वेक्टर सम कर दीजिए। जब वेक्टर सम करते हो तो क्या बनता है, KQ/R³ कॉमन ले लें, 2KQ/R³, 2K/R³ कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा इधर से, R/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप प्लस R/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरा क्या बचेगा, 2K/R³ इंटू ट्वाइस ऑफ R/2, ये क्या आ जाएगा, R आई कैप, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो विल बी लेफ्ट विद व्हाट, हाउ मच फोर्स, फोर्स के लिए बचेगी 2K/R² इंटू आई कैप, फोर्स ऑन 2K/R² आई कैप। ये देखो डायरेक्शन कहाँ आ गई, एक्स डायरेक्शन में आ गई, और मुझे कॉमन सेंस से भी पता चल रहा था कि भाई नेट फोर्स किधर है, मेरी एक्स डायरेक्शन में ही है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक मेथड सिखाया, देखो कि सेम सवाल तो एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है, तो हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम मैंने आपको वो सिखाया। अब होने को ये चार्ज दोनों चार्ज 2 और -2 की बजाय एक 2 हो जाए, एक 4 हो जाए, उस केस में आई कैप नहीं आएगा, उस केस में कुछ अलग आएगा, ठीक है। चलो दे देता हूँ आपको क्वेश्चन, आप कर लेना ट्राई, ठीक है। मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, आप उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। सेम ट्रायंगल ले लो आप, करके दिखाना मेरे को, और मुझे आंसर्स भेजना आप लोग, क्या आंसर आएगा आपके कमेंट में, जो चार्ज गिवन था उसका, जो क्वेश्चन दिया था उसका क्या आंसर आया। अब मेरा सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए दे दी मैंने आपकी बार, लेकिन यहां पे जो चार्ज रखा, यहां जो चार्ज रखा उसको मैंने बोल दिया 4 की जगह 10 लिख दो, मान लो 10 कूलम, और यहां जो चार्ज रखा उसको लिख दिया मैंने -5 कूलम। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एट 1 कूलम। फाइंड द, क्वेश्चन क्या है बेटा आप लोगों के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 1 कूलम चार्ज, ठीक है। अब वो एक्स डायरेक्शन में नहीं आएगी, बिकॉज अब अनइवन अनबैलेंस्ड मेरे चार्जेस आ गए हैं, तो डायरेक्शन उसकी कहीं और आएगी, कहाँ आएगी, आप पूरा सॉल्व करिए, कमेंट में बताइए, नहीं होता है तो विल डिस्कस इन आवर डाउट वाला, जो हमारा जो एक प्लेलिस्ट है हमारी डाउट्स वाली, वहां पे आप हमें डाउट्स भेज सकते हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो मैं आपको आज प्लेलिस्ट के बारे में बता देता हूँ, मेरे पास हमने 2-3 प्लेलिस्ट बना रखी है, एक सेक्शन 11th के लिए, एक क्लास 12th के लिए, और एक डाउट वाली प्लेलिस्ट। तो किसी बच्चे को कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो मुझे एक व्हाट्सअप ड्रॉप करो, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो, या कहीं भी आप डाल सकते हो, डीएम कर सकते हो। उसके बाद आई विल सॉल्व योर डाउट एंड अपलोड ऑन द डाउट वाली प्लेलिस्ट, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था हमारा कूलम लॉ वाले सवाल। चलो इसके अलावा एक सवाल और देता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा सवाल देता हूँ, ठीक है। ये सवाल आप कर लेना एज अ होमवर्क। एक सवाल और देता हूँ मैं आपको, देखो हिंट भी दे दूंगा उसमें, थोड़ा अच्छा सवाल है वो।
ये तो हमने सवाल करे, कितने करे हैं, 2D के सवाल करे सारे। एक 3D का सवाल देता हूं मैं आपको। ये मेरा एक क्यूब है ऑफ साइड ए, मान लीजिए साइड क्या है, ए है, साइड मेरी ए है, और ये ओरिजिन है, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई मान लो, और ये जेड मान लीजिए। अब मैंने क्या बोला कि हर वर्टेक्स पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, हर वर्टेक्स पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। ओरिजिन पे भी, ठीक है। और मैंने वर्टेक्स की नेमिंग कर दी, ए बी सी डी ई मान लेते हैं। ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्वेश्चन का देख लो आप, हर वर्टेक्स पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, साइड ऑफ द क्यूब इज ए, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट जी। ये जो चार्ज है, इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रही होगी उसकी वैल्यू निकालनी है वेक्टर फॉर्मेट में, मतलब आपको डायरेक्शन भी निकालनी है और आपको मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। हिंट क्या है, आप क्या करोगे, फोर्सेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस, सबके कोऑर्डिनेट लिखोगे। सबके कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद आप फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, सबके कारण फोर्स लिख लोगे वेक्टर फॉर्म में, आपकी सबकी फोर्स क्या आ जाएगी, आई जे में आ जाएगी। देन यू विल फाइंड नेट फोर्स। आप देखो मैं पूरा हिंट दे दिया, पूरा आप तो कर देना प्लीज, सॉल्यूशन या हिंट दे देता हूं, सॉल्यूशन में आपको मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं। तो आपकी जो फोर्स ऑन जी आएगी, फोर्स ऑन जी आएगी, वो क्या आएगी, फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी, करते 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 जितने सारे भी चार्जेस हैं, फोर्स ऑन जी ड्यू टू एच मान लेते हैं, एच नहीं है ना, हाँ एच भी है, ठीक है। तो सब फोर्सेस का वेक्टर फॉर्म लिख दोगे, आप सबको ऐड कर दोगे, आई वाली टर्म को आई वाले के साथ, जे वाली टर्म को जे वाले के साथ, के वाली टर्म को के वाले के साथ। यहाँ ऐसा कैसे करके आपका इसको, यह हमारा खत्म हो गया, क्या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हमारा खत्म हो गया, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक का नाम क्या है, अच्छा बताओ, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी चार्ज के आसपास का वो रीजन या वो स्पेस जहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो ये वाला चार्ज उस चार्ज पे क्या कर सके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सके, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा चार्ज आया। मतलब क्या है कि सर अगर आपके पास ये कोई चार्ज है, यहाँ एक कोई चार्ज क्यू चार्ज है, तो इसके आसपास का वो रीजन जहां पर कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाए, उस चार्ज को ये क्या कर ले, उस चार्ज को ये क्या कर ले, इसके आसपास कोई अगर दूसरा चार्ज आ जाए, मान लो इस क्यू चार्ज के आसपास का वो वाला रीजन जहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगा सके, ठीक है। तो रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज विद इन विच द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कुड बी अप्लाइड बाय आवर मेन चार्ज इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। अपने आसपास का वो स्पेस, अगर मेरे आसपास कोई हाथ आ गया तो उसको चाटा लग सकता है ना इस रीजन में, अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा इन केस, ठीक है। आई एम फिक्स्ड एट माय प्लेस एंड आई वांट टू ग्रैब एनीथिंग, इट शुड बी इन माय रेंज ना, मेरी पूरी एक रेंज में। तो वैसे ही चार्ज की रेंजेस होती हैं, ठीक है ना। चलो, तो इफ विल डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है ये, इट इज अ
रीजन या फिर कहूं स्पेस, कहां पे, अराउंड अ चार्ज, कहां पे, अराउंड अ चार्ज, अराउंड अ चार्ज, अराउंड अ चार्ज within which, within which forces of अट्रैक्शन और रिपल्शन, कोई भी चार्ज आ सकता है ना, within which the force of attraction or repulsion could be felt by other charges. क्या लिखा है मैंने, इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज विद इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कुड बी फेल्ट बाय द अदर चार्जेस और कुड बी अप्लाइड बाय द चार्ज की बात है, ठीक है। द स्पेस अराउंड अ चार्ज विद इन विच इट कैन अप्लाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अदर चार्जेस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक रीजन, एक स्पेस को कहा जाता है बस, के आसपास का वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन कुड बी फेल्ट बाय अदर चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू आवर मेन चार्ज। ठीक, कोई डाउट नहीं है। अब मुझे इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देना है, मुझे इस फील्ड को मेजर करना है कि भाई कितनी फील्ड लगेगी। फील्ड तो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन फील हो रही है, कितनी फील्ड स्ट्रॉन्ग, कितनी वीक, कितनी स्ट्रॉन्ग, कंपैरिजन करना हो तो मुझे क्या चाहिएगा, आई विल बी डिफाइनिंग अ न्यू टर्म कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई विल बी डिफाइनिंग अ न्यू टर्म कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको ई वेक्टर से नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो ये मेरा मेन चार्ज था, ठीक है, ये मेरा मेन चार्ज था और मैंने क्या बोला कि इसके आसपास का वो रीजन जहां पर ये किसी दूसरे चार्जेस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सकता है, उस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसमें मैं एक टर्म यूज करूंगा, टेस्ट चार्ज। क्या यूज करूंगा टर्म, टेस्ट चार्ज, जो टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। टेस्ट चार्ज मेरा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा हमेशा, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल क्यू नॉट, ठीक है। माय टेस्ट चार्ज विल बी ऑलवेज द पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल क्यू नॉट, ठीक है, बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर मुझे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है and I am interested in finding the value of electric field intensity at point P. So what I will be doing, I will be placing my test charge at point P and calculate the value of a force acting on it. I will be calculating the value of force acting on it. क्या करिए आप, यहां पर क्या लिख दीजिए, Q नॉट रख दीजिए और Q नॉट रखने के बाद क्या करो, उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर लो, उसके ऊपर एक जो भी फोर्स लगा रहा होगा फोर्स को कैलकुलेट कर लो। So then electric field will be defined as force acting per unit charge, force acting on this test charge. So electric field intensity, it is defined as, it is defined as, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट आर कह सकते हो। अगर मैं डिफाइन करूं मैथमेटिकली तो मैथमेटिकली चले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट आवर टेस्ट चार्ज, पर यूनिट आवर टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब देखो मेरा मकसद क्या था, माय एम वाज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r अवे फ्रॉम द मेन चार्ज q, एट डिस्टेंस r अवे फ्रॉम द मेन चार्ज q। अब Q नॉट है तो पॉजिटिव, अगर Q नॉट के यहाँ लेके आके रखा तो वो इसको तो रिपल कर देगा, तो ये थोड़ा पीछे चला जाएगा, है ना। तो जो फोर्स मेरी आएगी वो शायद मोर देन R पे आ जाएगी, तो मेरा एम तो डिस्टर्ब हो गया। सो टू
नलीफाई दैट थिंग, उस चीज को नेग्लेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल अप्लाई अ लिमिट दैट दिस चार्ज इज वेरी स्मॉल, इतना छोटा है कि मेरे मेन चार्ज को वो नहीं हिला सकता, ठीक है, साइज इतना छोटा हुआ है। तो जस्ट टू make sure that my main the test charge is not able to disorient my main charge, what I will apply, I will apply limit del q naught tends to 0। इसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ इतना मकसद है कि मेरा मेन चार्ज जो है वो नहीं हिल रहा है। F by q naught is equal to your electric field intensity। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मत घुस जाना। इस लिमिट लगाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मेरा जो मेरा टेस्ट चार्ज है वो इतना छोटा है कि मेन चार्ज को पुश नहीं कर पा रहा है, दैट्स इट, और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल फॉर्म के लिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, विल नॉट गो विद एनी अदर फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले से एक बात बताओ, Q तो मेरा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स देखो Q इज माई स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो विल बी वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी डायरेक्शन कहां होगी भाई, अगर वेक्टर जिसको अच्छे से आता है वो इस फॉर्मूले को देख के आंसर दे सकता है कि सर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या हो जाएगी, डायरेक्शन of electric field intensity will be along the force, along the direction of force लिख देते हैं, along the direction of force acting on our test चार्ज, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन निकालना भी, मैग्नीट्यूड हमारा F बाई क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझे अगर, तो अगर देखो, अगर तो ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है और आर दूरी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी है, तो आर दूरी पर हमने क्या रखा था, आर दूरी पर हमने क्या रखा था, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा था। तो भाई क्या करेगा ये प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा, तो दिस विल बी माई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिस विल बी माई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर ये होता मेरा माइनस क्यू चार्ज और यहीं पे टेस्ट चार्ज रखा मैंने क्यू नॉट, तो क्या करेगा ये, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगी मेरी, इधर हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, फॉर एनी चार्ज एट अ डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम इट। तो कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज विल बी अवे फ्रॉम इट एंड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज विल बी टुवर्ड्स इट, ठीक है। क्लियर होगी बात यहां से। अच्छा जी, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड क्या बताया हमने अभी, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज अगेन F बाई क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, यहां से मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, अगर क्यू नॉट ना रखा हो, क्यू नॉट ना रखो, आप कोई और चार्ज रख दो, आपने क्यू रख दिया, तो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट क्यू चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी QE। अगर मैंने क्यू नॉट नहीं रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिकॉज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा। मान लीजिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, आपको याद होना चाहिए बेटा ये ग्राफिकल फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखी है आपको, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने दो चार्ज रखे, एक तो रखा इधर प्लस क्यू, एक रखा इधर माइनस क्यू, ठीक है। बहुत दूर दूर आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं। तो माय पॉइंट इज एज पर द फॉर्मूला डायरेक्शन क्या, देखो अगर कोई चार्ज
इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या उस पर फोर्स लगेगी? हाँ लगेगी भाई, ठीक है। वही तो हम निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों निकालना चाह रहे हैं? बिकॉज हमें पता लगे कि फोर्स कितनी लगेगी। सो अगर कोई चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है तो उसके ऊपर लगेगी फोर्स, यस लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू ई एंड डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन दी चार्ज कैसा है, ठीक है। अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, अगर तो मेरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स तो क्यू ई है, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग दी फील्ड है, क्यू इंटू ई। और अगर मेरा चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? क्यू ई ही रहेगा। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स क्यू ही लगेगी। माइनस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो भी फोर्स क्यू ही लगेगी, क्यू इंटू ई। क्या डिफरेंस आएगा? सिर्फ डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्जेस पे इफ यू वांट यू कैन राइट एज अ नोट दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स on a charge placed in electric field is along direction of field if it is positive and opposite of the field if it is negative. I want you all to remember this thing, very important concept जो हमने यहाँ से इस पे आए हैं, ठीक है। चलो अगर इस पे आए हैं तो इस पे एक छोटा सवाल भी कर लेते हैं। क्या सवाल आता है मेरा? मान लीजिए ये दो प्लेट हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी। कैपेसिटर की प्लेट है बट अभी आपको कैपेसिटर पता नहीं है। और इन प्लेट्स के बीच में वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डायरेक्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक। और प्लेट सेपरेशन मैंने आपको दे दिया भाई, प्लेट ए और प्लेट बी में जो दूरी है सपोज दैट इज डी। वो क्या है? वो स्मॉल डी है। नाउ आई हैव होल्डेड अ नेगेटिव चार्ज ऑफ मास m, ठीक है। एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, कह सकते हो इलेक्ट्रॉन है हैविंग मास m को मैंने इसे सेंटर में होल्ड करके रखा हुआ था, एकदम पकड़ा हुआ था, छोड़ा नहीं। जैसे छोड़ूंगा, जैसे मैंने छोड़ा वो कहां जाएगा? नेगलेक्ट ग्रेविटी। अब बताओ, अब चलो मैं आपको लिख देता हूं नेगलेक्ट ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के चक्कर में फंस गए तो पंगा हो जाएगा आपके लिए। मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है बट ठीक है, अभी हम नहीं बता रहा मैं आपको। नेगलेक्ट ग्रेविटी तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इफ यू गो विद द बेसिक्स सर, एक चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखते हो तो क्या होता है? उस पर लगती है फोर्स। चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर जाएगा। सेंटर से अगर छोड़ा है तो द क्वेश्चन इज कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द चार्ज टू हिट द अपर प्लेट, ठीक है। अगर ये सेपरेशन मेरा d/2 था, मैंने d/2 पे रखा हुआ था और रिलीज, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, इफ electron is released, find time taken by it to hit the plate, hit the प्लेट। अब ये नहीं बताया कि प्लेट ए या प्लेट बी, बिकॉज वो आपको खुद समझना था नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर लगेगी और ऑपोजिट टू द फील्ड, तो हिट द प्लेट ए होना चाहिए, ठीक है। तो लेट अस गो। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी चार्ज की? 0 थी। फोर्स लग रही है? हाँ लग रही है। कितना मैग्नीट्यूड है फोर्स का? E इंटू ई है। देखो आई एम जस्ट राइटिंग द मैग्नीट्यूड, मुझे डायरेक्शन कॉमन सेंस से पता है ऊपर की तरफ है तो मैं यहाँ पे उसको नहीं लिख रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण चार्ज करेगा एक्सिलरेट। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास F इज इक्वल टू ma वाले फॉर्मूले से F क्या होता है? ma होता है ना, तो वहां से मैंने a निकाल लिया F/m और F की वैल्यू डाल दी कितनी? E/m डाल दी। तो इस एक्सीलरेशन के साथ चार्ज ऊपर जाएगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है चार्ज को? इसको चलना है d/2। टाइम टेकन निकालना है, निकाल देंगे। तो वी विल यूज आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी क्या? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो d/2 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0 थी, हाफ 0 इंटू टी प्लस हाफ
ई बाई एम, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी बाई टू इज इक्वल टू ई बाई 2 इंटू एम इंटू टी स्क्वायर। आप 2 से 2 कैंसिल करो, टी की क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ एम डी अपॉन ई। दिस इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू हिट द प्लेट ए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा एडजस्ट करो, आवाज ऐसी हो रखी है, गला ऐसा हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छे, डन, चलो वेरी गुड। अब आपके लिए भी नेक्स्ट सवाल, एक और सवाल कर लेते हैं। सेम प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, सेम प्लेट ए, सेम प्लेट बी, सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, ऊपर से नीचे। ठीक है, अब की बार मैंने क्या किया, सेंटर से, सेंटर पे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था और यहां पे एक प्रोटॉन था। ठीक है, प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन हैविंग मास मान लो एम मास MP, सेंटर से दोनों को होल्ड कर रखा, तो बहुत दूर दूर था, कोई इंटरेक्शन नहीं था कि भाई आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, तो बहुत दूर थे। ठीक है, अगर मैंने दोनों चार्जेस को सेंटर पे होल्ड कर रखा है एंड आई रिलीज देम एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए चार्ज, तो दोनों पे फोर्स लगेगी, दोनों यहां भागेंगे ऊपर नीचे। तो द पॉइंट इज, द क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द चार्जेस टू हिट द प्लेट्स। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, find the ratio of time taken by charges to hit the plates। ठीक है, पॉज करिए और सॉल्व करिए, एग्जैक्टली पिछले साल की तरह करना है, पॉज करो और सॉल्व करो। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगती है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है तो उस पर फोर्स कहां लगेगी, अलोंग द फील्ड, और कोई नेगेटिव चार्ज फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स कहां लगेगी, ऑपोजिट टू द फील्ड। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, Q इंटू ई। वहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा F बाई एम, QE बाई एम, एंड देन यू विल प्रोसीड, सिंपल। चलिए, अब बात करता हूं पहले इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो U 0 है, A की वैल्यू क्या है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me। S कितना चलना है, उस पर वो कहां जाएगा, वो जाएगा ऊपर की तरफ और प्रोटॉन जाएगा नीचे की तरफ। नेग्लेक्ट ग्रेविटी लिख देता हूं मैं, अगर आप फिर परेशान हो रहे तो, नेग्लेक्ट ग्रेविटी। टेन टू द पावर -31 kg, -27 kg, ग्रेविटी क्या करेगी इतने हैवी चार्जेस के ऊपर, है ना। कितना चलना है, d/2 चलना है। अगेन आई विल यूज S इज इक्वल टू UT1 प्लस हाफ A T1 स्क्वायर। T1 मैंने मान लिया टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू हिट द प्लेट, तो d/2 इज इक्वल टू, U तो 0 था, इसको हटाओ, 1/2 E बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू T1 स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल और मेरा T1 आ जाएगा MED
अपॉन ई का अंडर द रूट। ठीक है, नाउ सिमिलरली इफ आई गो फॉर प्रोटॉन, u इसका भी 0 था, s इसको भी d/2 ही चलना है, नीचे आएगा, लेकिन एक्सीलरेशन इसका भी q e/m ही होगा, बट अब की बार m क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन थोड़ा हैवी होता है ना इलेक्ट्रॉन से, तो टाइम को t2 मान लेता हूं और लगा देता हूं, s इज इक्वल्स टू u t2 प्लस हाफ a t2 स्क्वायर। अब u तो 0 था तो ये टर्म 0 हो गई, s is d/2 is equals to a is e/2 into mp mass of proton into t square। 2 से 2 कैंसल, t2 की वैल्यू क्या आ गई, mpd अपॉन e का अंडर द रूट। ये टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन आया है और ये टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन आया है, दोनों को डिवाइड करूंगा, T1 बाई T2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रेशियो ऑफ देयर मासेस आएगी, me अपॉन mp। दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप आप सबको समझ आया, ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड। देखना है देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, एसएसआई। अब की बार क्या करते हैं, सेम प्लेट ले लेते हैं, सेम प्लेट्स हैं, लेकिन इस बार लेंथ दे दी आपको, मान लो लेंथ दी है d। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, नीचे ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन भागता हुआ आ रहा था, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, इनिशियल वेलोसिटी v0। एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रोजेक्ट किया स्ट्रेट लाइन में ऐसे, ठीक है। अगेन नेग्लेक्ट ग्रेविटी, अदरवाइज प्रोजेक्टाइल फॉलो होता नीचे आता, ठीक है। d/2 में सेंटर से, एग्जैक्ट सेंटर से। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो द इलेक्ट्रॉन, द चार्ज वुड हैव गॉन लाइक दिस, सीधा निकल जाता चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाएगी, किस डायरेक्शन में सर, अपवर्ड डायरेक्शन में। कहां लगाएगी फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो चार्ज ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, सो द पाथ ऑफ द चार्ज विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। यहां तक डिफ्लेक्ट हुआ, यहां आने के बाद कोई फोर्स नहीं है, इसके बाद वो सीधा निकल जाएगा टेंजेंशियली। सो माय क्वेश्चन इज, अगर वो एक्स एक्सिस से थीटा डिफ्लेक्ट हो गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है E, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, मास m, इनिशियल वेलोसिटी v0, डिस्टेंस d। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। पॉज कर लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस, पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो हम कर लेते हैं, देखो मेरी फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपर डायरेक्शन। तो इफ आई गो, if I do my analysis in say पहले x डायरेक्शन में, analysis in x direction, if I am doing analysis in x direction, तो क्या होगा भाई, इनिशियल वेलोसिटी जो x में थी वो तो v0 ही थी, इट इज v0 ओनली, ठीक है, वेरी गुड। डू वी हैव ऐसा, ओके सॉरी, initial velocity in x direction, do we have any acceleration in x direction,
Is there any force acting in x direction as soon as electron enter into the field or throughout the passage? There is no force ना, so x डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा x डायरेक्शन में 0 होगा। अच्छा, आई एम डूइंग माई एनालिसिस फ्रॉम पॉइंट m टू पॉइंट n मान लीजिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन x डायरेक्शन कितना है m और n के बीच, इट इज d। टाइम मान लो अगर t लगा है, तो अप्लाइंग माई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। टाइम तो सेम होता है, टाइम कोई एक्स वाई में नहीं होता, राइट। तो ए एक्स इज 0, खत्म करो इसको, एस एक्स इज डी, डी लिया हुआ है ना, इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू कितने है वी नॉट इंटू टी, तो टाइम कितना लगा डी बाई वी नॉट। This is the time taken by the electron to go from point M to point N. कोई डाउट नहीं है? हाँ, एक और बात कि x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आया सर, तो जो v यहाँ थी वो v यहाँ भी होगी, v नॉट का v नॉट ही रहेगा, है ना, v नॉट का क्या रहेगा v नॉट ही रहेगा। Now let us do the analysis in y direction. एनालिसिस इन वाई डायरेक्शन कर लेते हैं। क्या इनिशियल वेलोसिटी थी वाई में? कोई नहीं थी जी, वो तो एक्स में थी। क्या कोई एक्सीलरेशन लग रहा है वाई में? हाँ जी, एक्सीलरेशन लग रहा है वाई में। कितना लग रहा है? फोर्स अपॉन मास, बिकॉज फोर्स वाई में लग रही है, कितनी? ई इंटू ई बाई एम। कितना चला वाई में? पता नहीं जी कितना चला, नहीं आइडिया, चलो उसको मत करो, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या वाई में? वी वाई निकाल लेते हैं, चलो वी वाई को हम वी वाई ही मान लेते हैं सर। वी वाई को अगर आप वी वाई ही मानोगे तो इधर क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर वी वाई, दिस विल बी योर वी वाई। टाइम कितना लगा जी? टाइम तो m से n का आ गया हमारे पास, d बाई वी नॉट, d बाई वी नॉट। चलिए फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो वी वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये तो 0 है, a कितना है e बाई m इंटू टी कितना है d बाई वी नॉट। ये मेरे पास वैल्यू आ गई वी वाई की। मेरा सवाल था एंगल डिफ्लेक्ट कितना हुआ है, तो ध्यान से देखो, क्या मेरे टेन थीटे की वैल्यू इज वी वाई बाई वी एक्स नहीं है? क्या मेरा टेन थीटा वी वाई बाई वी एक्स नहीं है ना? वी वाई बाई वी एक्स ही है, तो वैल्यू डाल देते टेन थीटा की। वी वाई कितना है? ये आया है ई बाई एम वी नॉट इंटू डी, और बाई वी एक्स की वैल्यू कितनी है? वी एक्स की वैल्यू वी नॉट ही, तो वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मेरा आ गया टेन थीटा। तो थीटा अपना क्या आ गया? थीटा आ गया टेन इनवर्स ऑफ ई डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम और भी सवाल कर सकते हैं बेस्ड अपॉन चार्जेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या याद क्या रखना है हमें? सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर लगेगी फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? वो डिपेंड करेगी किस पे? पोलैरिटी ऑफ द चार्ज पे। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ चार्ज इज नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा? वो होगा हमेशा Q इंटू ई, Q इंटू ई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं बाद में।